बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती पॉजिटिव सी सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, ये तो हम सभी कहते भी हैं, जानते भी हैं कि औलाद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और जो लोग साहिब औलाद होते हैं वो अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करते हैं उन लोगों की बनिस्बत जिनके यहाँ किसी वजह से औलाद नहीं हो पाती। आज स्पेशली उन लोगों के लिए हमने अपना शो प्लान आउट किया है जो बहुत परेशान हैं, जिनकी प्रेगनेंसीज़ में या तो इश्यूज़ आते रहे हैं या फिर जो साहिब औलाद होना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं, जिसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी की तरफ जाने से लोग घबराते भी हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आखिर होती क्या है, आज हम ये भी जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आते हैं तो फिर उस मसले के हल की तरफ कैसे जा सकते हैं और उस प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। व्यूअर्स, कुछ ऐसी चीज़ें अलबत्ता ज़रूर हैं, कुछ ऐसी अनहेल्दी आदतें, कुछ ऐसी अनहेल्दी बातें जिनकी वजह से प्रेगनेंसीज़ वैसे भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब एक चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है, बच्चियां अपना वज़न इतना कम कर देती हैं, इतना कम कर देती हैं कि नॉर्मल से भी कम, जो एक नॉर्मल कैटेगरी होती है जिसमें आपका बीएमआई एक नॉर्मल रेंज में आता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा बच्चियां अपना वेट रिड्यूस कर देती हैं। और जब वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाती हैं तो तब प्रेगनेंसी तो अपनी जगह एक बात, मतलब कंसीव करना एक मुश्किल इशू बन जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हम बहुत ज़्यादा बच्चियां अपना वेट कम कर लेती हैं और स्पेशली शादी से पहले, मुझे हैरानगी होती है कि भाई आपने आगे जाके अगर फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना है एंड ऑल ऑफ दैट स्टाफ, आपने बच्चे प्लान करने हैं ऑल ऑफ दैट, अगर आप अपना इतना वेट कम कर लेंगे कि बाकायदा आपका मतलब आपकी रिब्स नज़र आ रही हैं, ढांचे वाला आपका हाल हो गया है, तो आप कंसीव कैसे करेंगे? एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं। अब वज़न ज़्यादा होने के जो मामलात और मसाइल हैं वो तो हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, दिल के अमराज हो जाते हैं और भी बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू, अगर हम प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है और अगर कंसीव कर भी लेते हैं तो वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क में चली जाती है क्योंकि वेट नॉर्मल से कहीं गुना ज़्यादा होता है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो मेडिकली ओबीस कंसिडर किए जाते हैं। ये तो वज़न की बात हो गई। उसके साथ हमारा लाइफस्टाइल देखें व्यूअर्स, कितना अनहेल्दी है। खाने पीने में एहतियात नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड और अनहेल्दी खुराक की तरफ जाना, एक्सरसाइज की तरफ आजकल किसी का रुझान ही नहीं है। सर्दियों में लोग कहते हैं कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गर्मियों में कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। चहलकदमी, एक्सरसाइज, एक्टिव होना कोई ज़रूरी समझता ही नहीं है। अच्छा, लड़कियों में और लड़कों में दोनों में इनफर्टिलिटी का आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि वो कंसीव कर ही नहीं पाते क्योंकि उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो अनहेल्दी डाइट है, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना और गलत चीज़ों को खाना। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो हम ऐसे पीते हैं कि जैसे आउट ऑफ फैशन जा रही हैं तो फ़ौरन ही जितनी पी सकते हैं पी लें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, हम इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने सिस्टम में डालते हैं जो केमिकल बेस्ड हैं कि फिर उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी या कंसीव ना कर पाना या फिर कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी को ना होल्ड कर पाना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आजकल लोग कहते हैं कि पहले ज़मानों में तो इतनी मिसकैरेजेस नहीं होती थी, पहले ज़मानों में तो इतने इश्यूज़ नहीं होते थे फर्टिलिटी के। इसलिए नहीं होते थे क्योंकि खुराक खालिस थी, लोग एक्टिव थे, लाइफस्टाइल हेल्दी था, क्रेज़ी डाइट्स के ऊपर लोग नहीं जाते थे। तो जब आप नॉर्मल से हट के, नेचर से दूर होके इतनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे ही आएंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो पहली चीज़ हमारी बड़ी बुरी तरह अफेक्ट होती है वो हमारी फर्टिलिटी होती है, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए जो आपको सिस्टम और सिलसिला होता है वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा, पीसीओएस भी एक बहुत मेजर इशू है। बहुत से लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है जब उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी होता है। डोंट वरी व्यूअर्स, हम इस पर डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को इंटीमेशन ज़रूर देनी थी कि क्या क्या मामलात और मसाइल हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती या अगर होती है तो वो रिस्क फैक्टर के अंदर चली जाती है। उसी के अंदर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो है एज। बहुत छोटी उम्र पे भी कंसीव करना डेंजरस कंसिडर किया जाता है, 17 साल से कम उम्र पे, और
35 साल की उम्र के बाद जब हम कंसीव करते हैं तो उसको एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है जो एक फर्टिलिटी का टाइम पीरियड होता है उससे थोड़ा बाहर जा रही होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 40 साल की उम्र पे भी आप कंसीव नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो एहतियातें बरतनी ज़रूरी हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ते में रहना, और स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी के मरहले से गुजर रहे हैं या कंसीव करने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो रेगुलर राब्ते में रहना और अपनी अपॉइंटमेंट्स पे जाना और अपने प्रॉपर चेकअप्स करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना, अपने अल्ट्रासाउंड्स करवाना, और जो जो रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आपकी गायनेकोलॉजिस्ट पुट डाउन करती हैं या करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। ये सब मतलब प्रेगनेंसी के ज़ुमरे के अंदर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या कंसीव करने के ज़ुमरे के अंदर आती हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का इशू है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है या मेडिकल कंडीशन है जिस तरह अस्थमैटिक हैं, तो इन सब की नॉलेज आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को भी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी। सो ये सब बड़े इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और मैं हमेशा एक ही बात कहूँगी कि व्यूअर्स, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है औलाद, और अगर इंसान का जी चाहता है कि वो भी साहिब औलाद हो, हर इंसान नहीं भी चाहता कि उसके बच्चे, बहुत से लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते या वो अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर वो उनको जनरली बच्चों का नहीं होता इंटरेस्ट, वो तो एक फ़र्क बात है। लेकिन जो लोग साहिब औलाद होना चाहते हैं उनको प्लीज़ एहतियात करनी है, और ये एहतियात सिर्फ़ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है, क्योंकि बच्चा मियाँ और बीवी दोनों की कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है। सो मियाँ का भी सेहतमंद होना और उसकी फर्टिलिटी का भी हेल्दी होना, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जहाँ पे मेडिकली प्रॉब्लम मर्द में थी लेकिन तलाक बीवी को दे दी गई कि भाई तू बच्चे नहीं पैदा कर सकती। तो व्यूअर्स, प्रॉपर इलाज, प्रॉपर तशख़ीस और उसके बाद डिसीजंस की तरफ जाना ज़्यादा एक सेंसिबल बात होती है। और किसी भी इंसान को इस रीज़न के लिए छोड़ देना कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। खैर, ये तो एक और डायरेक्शन में गुफ्तगू चली जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे इस बात को छोड़ेंगे, लेकिन किसी दिन इस पर बात ज़रूर करेंगे व्यूअर्स कि ये कितना मतलब बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता कि प्रॉब्लम मर्द या औरत दोनों में से किसी को हो सकती है या दोनों में भी हो सकती है। सिर्फ खातून के ऊपर सारा मुद्दा डाल देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और एक और चीज़ व्यूअर्स, इन्वायरमेंटल चेंजेस, एयर पोल्यूशन, स्मॉग, इस किस्म की चीज़ें भी ख़वातीन के लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए और छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत डेंजरस हैं। सो एहतियात करना इम्पॉर्टेंट है। खैर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम जितनी भी बात करें कम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो 042992000648 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। फेसबुक का पेज हमारा मॉर्निंग एट होम है। शेफ़ माहम तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा माहम, मुझे ये बताइए, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आज हम कुछ मैचिंग से हो गए हैं ना, आपका स्कार्फ और मेरे कपड़े कुछ Exactly. मैच हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम बोरो करूँगी इसी जोड़े के लिए, इसका दुपट्टा ज़रा हैवी है। अच्छा, हम बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ को का ख्याल रखने की, ताकि हम जो हैं वो मतलब जैसे अगर प्रेगनेंसी की बात करें या कोई भी मतलब ख़वातीन की मतलब गायनी की हेल्थ की बात करें तो उसके लिए अच्छी खुराक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप क्या कहोगे बेटा? हमें मोस्टली जो अगर फूड के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें यखनी और जैसे दालें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो इस तरह की जो नॉर्मल हम डाइट में ना हम दालें रखते हैं ना हम यखनी का इतना यूज़ करते हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं वो तो बहुत दूर भागते हैं इनसे, स्मेल से भी, और तो हमें चाहिए अगर हम कोई दाल बना रहे हैं तो उसमें भी यखनी यूज़ करें, स्टॉक यूज़ करें। आप चावल बना रहे हैं तो उसमें फ्रेश यखनी डाल दें। मतलब बात ये है कि ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली आपको हेल्थ की तरफ लेके जा रही हैं। अगर चावल बना रहे हैं तो उसमें अगर आप दालें डाल देते हैं तो खिचड़ी बन जाती है, लेकिन अगर आप खड़ी खड़ी खिचड़ी बनाएंगे तो बच्चे भी उसको एंजॉय करेंगे। हम एक्चुअली हेल्दी डाइट की तरफ नहीं जाते। अब जैसे कि किचन में अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप हमें वेस्टर्न डिशेस बनानी सिखाएं। बात यह है कि व्यूअर्स, जो हमारी देसी खुराक है, जो हमारे देसी खाने हैं, उसमें इतनी ग़िज़ाइयत है और उसमें इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हम अगर अपने बच्चों को ज़्यादा देसी खुराक की तरफ रखें तो ये बेहतर है। जैसे कि आज हम आलू कीमा बनाने जा रहे हैं, राइट? आज देसी कुज़ीन में हम आलू कीमा बनाएंगे। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी आलू कीमा बनाने के लिए हमें तेल चाहिए आधा कप, हरी इलायची चाहिए 2 अदद,
दालचीनी चाहिए 1 अदद, काली मिर्चें चाहिए 2 से 3 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 अदद, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, आलू 4 अदद, कीमा 1 किलो, कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक 1 इंच और गार्निश के लिए हरा धनिया। इसको बनाने का तरीका ये है कि हमने पतीली के अंदर आधा कप ऑयल डालकर उसमें साबुत गरम मसाले डाल देने हैं। साबुत गरम मसाले में हम यूज़ कर रहे हैं दालचीनी, हरी इलायची और काली मिर्चें। जैसे ही वो कर आएंगी उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। उसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने सौटे करना है। उसके बाद हमने कीमा डालकर उसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे ही वो कुक होगा उसमें हमने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद उसमें सारी सीजनिंग ऐड कर देंगे। सीजनिंग ऐड करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतने आपका जो कीमा है ना वो ज़्यादा फ्लेवर। प्याज हमने स्टार्ट में ही डाल देंगे, ठीक है। आप एंड पे भी डाल सकते हैं, डजंट मैटर कि आपने भूनना तो है ही, आपने भूनना तो है ही इसको अच्छे से। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना आपका जो कीमा है ना वो ज़्यादा फ्लेवरफुल मज़े का होगा। उसके बाद अच्छे से सीजनिंग डाल कर अच्छे से भुनाई करके हमने आलू डाल देने। आलू डालने के बाद हमने उसको थोड़ा सा पानी हाफ कप पानी डालकर अच्छे से कुक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा उसमें कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और जूलियन कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया वगैरह डालकर उसको गार्निश कर देनी है। एंड ऑफ कोर्स इसको हम पुदीने के रायते के साथ और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है कि हमारे एक लेजेंड कॉमेडियन एक्टर अब हमारे साथ नहीं रहे। माजिद जहांगीर साहब की कल रात को डेथ हो गई, इंतकाल कर गए। बेहतरीन कॉमेडियन और एक्टर थे। पाकिस्तान टेलीविज़न का मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनका एक बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा ताल्लुक़ रहा। आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत से, जैसे कि उनका जो ड्रामा 50-50 था वो बहुत पॉपुलर था और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। इनको इनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। माजिद जहांगीर साहब अब हमारे साथ नहीं रहे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स कि उनको दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला तरीन मकाम अता फरमाएं। आमीन। ब्रेक के बाद आएंगे वापस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, जैसे कि आपसे वादा किया था, हमारे साथ अब डॉक्टर रेहाना आमिर हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसकी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। अगर हम डॉक्टर साहिबा की बात करें तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, सर्टिफाइड फिजिशियन हैं, स्पेशलाइज करती हैं इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में एज कंसल्टेंट भी सर्व करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? तो आप खुद इतनी यंग लगती हैं कि देखने वाले कहेंगे ये डॉक्टर है, पूरी डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आखिर ये होती क्या है और नॉर्मल केस से मुख्तलिफ कैसे है? प्रेगनेंसी आमतौर पे तो हम यही समझते हैं ना कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है कि प्रेगनेंसी हो गई, बस बच्चा हो जाना है, 9 मंथ खुद ही घर रहेंगे, उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो हॉस्पिटल चले जाएंगे। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं कि उनको केयर की ज़रूरत होती है। लाइक उनमें आपको मसाइल का सामना होता है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना। जो भी बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम उसको होगा वो एक्चुअली मदर से ट्रांसफ़र होता है। तो हर वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क है जिसमें मदर को प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी डिजीज़ होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी होने से पहले ही बेशुमार प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकेशंस पे होते हैं, कोई मेडिकल इलनेस होती है, तो वो ऑलरेडी हम कह रहे हैं जी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स पे हैं, इस वजह से उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। और बेशुमार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दौरान हमल ही पता चलता है कि जी इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमल से पहले अगर नहीं भी हैं, लाइक कोई भी हेल्दी सेहतमंद लड़की है वो प्रेग्नेंट हुई है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको शुगर का भी रिस्क है और
ब्लड प्रेशर हाई का भी रिस्क है। आमतौर पे यहाँ लोग तसव्वुर करते हैं कि अगर हम पहले से ठीक हैं तो हम ठीक ही रहेंगे, प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता, आप शुरू से ही हेल्दी हो। 5 प्रेगनेंसीज रही, 2 मेरी मिसकैरेजेस हुई, और मेरी जो पहली 4 प्रेगनेंसी थी उनमें कोई इशू नहीं हुआ। मेरी जो नूर की जो मेरी लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई। ये एक बहुत ही बात है कि हम ये कहते हैं कि आमतौर पे प्रेगनेंसी हर औरत में मुख्तलिफ नहीं है, एक ही औरत में हर प्रेगनेंसी मुख्तलिफ। ये नहीं कि 2 औरतों में प्रेगनेंसी की मुख्तलिफ है। अगर एक औरत को पहली दफ़ा अगर खैरियत का बच्चा हो गया है, ठीक हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे 3 जो प्रेगनेंसीज हैं उनको केयर की ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल वैसी ही होंगी, उसी पैटर्न पे होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे केसेस भी तो होते होंगे जो आपको पहले ही पता होगा कि इनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी, वो क्या केसेस होते हैं? जैसे कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है प्रेगनेंसी में, लेकिन क्या कोई उम्र का या वज़न का या इन चीज़ों का भी ताल्लुक होता है? हाँ, कुछ तो जैसे मरीज़, जैसे आपका जो पहला सवाल आपने किया कि कुछ मरीज़ जो पहले से ही हाई रिस्क होते हैं, जिनमें हार्ट पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स हैं। पाकिस्तान में चूँकि बच्चे, ये तस्वर किया जाता है कि जब शादी हुई तो औरत हर सूरत बच्चा पैदा करेगी और फ़ौरन विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो इस वजह से एक बड़ा सोशल बर्डन होता है फीमेल पे। तो जो ऑलरेडी जो प्रॉब्लमेटिक हैं, लाइक पहले से हार्ट पेशेंट है, ये कुछ उनको कोई केयर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी में जान भी जाने का ख़तरा होता है। इसलिए इनको हाई रिस्क कहा जाता है। हाई रिस्क उस प्रेगनेंसी को कहा जाता है जिसमें माँ या बच्चे की जान का खतरा हो। हर वो प्रेगनेंसी जिसमें माँ की जान जाने का या बच्चे की जान जाने का, दोनों में से एक को प्रॉब्लम हो। और आमतौर पे बच्चे के सारे प्रॉब्लम, माँ को प्रॉब्लम हो तो उसी से ट्रांसमिट होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका दूसरा सवाल कि क्या जो हमारी डाइट है या हमारी उम्र या एज, इसका रिलेशन, आमतौर पे 35 से 35 साल की उम्र से पहले औरतों को अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर उनकी लाइक समझ लें 20 में शादी हो गई, 28 में, तो ये नहीं करना चाहिए कि 4 इयर्स बाद, 6 इयर्स बाद एक बच्चा लें, फिर जब बेबीज 8 इयर्स के हो गए फिर एक प्रेगनेंसी 40 इयर्स में आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया कि गैप बहुत ज़्यादा है, 8-8 10-10 साल का भी लोग गैप दे रहे हैं। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो 35 ईयर ऑफ एज के बाद होगी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, उसमें आपको शुगर का प्रॉब्लम ज़्यादा होना है, उसमें आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा होना है, उस बच्चे को जेनेटिक और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जो कि सिर्फ एक्चुअली जिसका माँ से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो एज रिलेटेड क्रोमोसोम में चेंजेस हैं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स होंगे। और वेट तो एक ऐसी चीज़ है कि ये समझ लें कि आपके प्रोग्राम पे के बिहाफ पे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी पेशेंट जिसका BMI नॉर्मल नहीं है, जिसका वज़न एवरेज नहीं है, उसको कंसीव नहीं करना चाहिए, उसको प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए। पहले आप 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ अपना टाइम, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आप समझते हैं कितने में मैं वेट रिडक्शन कर सकती हूँ, वजन कम करें फिर कंसीव करें। पर डॉक्टर साहब, वजन के साथ मिसकैरेज, वजन के साथ, मतलब ये आप ज़्यादा वजन की बात करिए, लेकिन डॉक्टर साहिबा उनका बताएं जो बच्चियां शादी से पहले अपना इतना वजन कम कर लेती हैं, इतना वजन कम कर लेती हैं कि बाकायदा मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं कि लिटरली उनकी रिब्स नज़र आ रही होती हैं, इतना उन्होंने अपना वजन रिड्यूस कर लिया होता है, और फिर वही वाली बात कि 1 साल के अंदर अंदर बच्चा भी पैदा हाँ 1 साल के अंदर। उसके बाद ये वो जो उनका अपना वेट रिडक्शन कम है वो उनको एनीमिक भी करेगा, उनमें सारे वाइटामिन्स की कमी, उनमें आयरन की कमी, बच्चा जो होगा वो भी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होगा, उनका जो बेबी होगा उसका वो एवरेज वेट नहीं होगा जो आम बच्चों का, उसका वो इंटेलेक्चुअल नहीं होगा जो उस माँ के बच्चे का जिसका वेट नॉर्मल है। ठीक है, तो इसलिए इन सारे प्रॉब्लम्स को एक्चुअली हम ये समझते हैं ये 9 मंथ का एक टाइम स्पैन है, इट्स अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स, इट्स अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स फॉर मदर ओनली। बच्चे के लिए तो ये एक पूरी लाइफ है ना, उसको जो प्रॉब्लम माँ के पेट से होगा वो सारी उम्र चलना है उसके साथ। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को इसी तरह देखना चाहिए कि ये एक पूरी लाइफ है जिसने पूरी लाइफ स्पेंड करनी, उसके साथ जो प्रॉब्लम होगा वो चलेगा। इसलिए मदर्स को अपना वेट भी आइडियलाइज करना है, अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजेस, नेचुरल डाइट, रॉ फॉर्म, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, फास्ट फूड नहीं अवॉइड करें। डॉक्टर साहब ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी ना जब आप प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको प्रेगनेंसी का पता चला, पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाती हैं बच्चियाँ, उसके बाद बॉदर ही नहीं करती, फिर बिल्कुल जब प्रेगनेंसी एंड पे पहुंच जाती है तो तब जाती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, ये मुझे पहली बहुत दफ़ा दुख जाती होता हैं। है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा भी नहीं आते। सिर्फ हम उस क्लास में बात नहीं कर रहे कि जो एजुकेटेड नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है वो तो ऐसे आते हैं जैसे समझ लें जिन्ना हॉस्पिटल या जो भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट डिलीवरी के टाइम आ रहे होते हैं, जबकि 9 मंथ में एक दफ़ा भी चेकअप नहीं होता, और तब उनके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि हीमोग्लोबिन 4, 5, 6, डॉक्टर्स बेचारे भाग रहे होते हैं ब्लड अरेंजमेंट्स के लिए, सारा कुछ कि इनकी जान बचा लें किसी तरीके से हम। इवन जो एजुकेटेड क्लास है वो भी समझती है ठीक है कोई मसला तो हुआ नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम अराइज हो गया फिर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपकी वो हेल्प नहीं कर सकते जो आइडली आपको चाहिए। जो आपने प्रॉब्लम खड़ी कर ली उसका बच्चे पे इफेक्ट हो जाए, वो आप उसके बाद आप उसको
काफ़ी हद तक दुरुस्त भी कर लो, लेकिन बच्चा उन इफेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। इस वजह से एक्चुअली प्रेगनेंसी में केयर जो है वो पहले है, प्रोफिलैक्टिक केयर जिसे कहते हैं कि पहले से केयर, कि आप पहले एंटीनेटल चेकअप कराओ, आप रूटीन चेकअप के लिए जाओ, ताकि जो भी प्रॉब्लम वो साथ साथ ही ट्रीट हो। आपको पहले से पता होना चाहिए मैंने क्या डाइट खानी है, आपको पता होना चाहिए मैंने कितनी एक्सरसाइज करनी है, मेरी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, जो कि मैं रूटीन में कर रही हूँ लेकिन अभी मैंने नहीं करनी। ये सारी बातें आप पहले से ऑप्ट करें। अगर आप पहले से ऑप्ट नहीं करेंगे और जब आप प्रेग्नेंट हो गए उसके बाद आपने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर ली, फिर आप डॉक्टर के पास भागे, फिर बच्चा सफ़र करेगा, बच्चा सफ़र आप खुद भी करेंगे। और वो जो खर्चे बचाने के लिए भी लोग अवॉइड करते हैं ना, बाद में जो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, बेहतर नहीं है कि आप पहले ही अपने ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेंस करके सही तरीके से। अब देखें ना, जिस तरह बाद में खर्चा जो बच्चा प्रॉब्लम में चला गया वो नर्सरी में जाएगा, लाइक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, लाइक डॉक्टर्स हॉस्पिटल का आपने कहा, वहीं देख लें, बहुत अच्छी नर्सरी है, बेहतरीन है। 1 kg का बेबी भी सर्वाइव करता है पाकिस्तान, 800 ग्राम का भी, इतनी अच्छी नर्सरी है। लेकिन एट द सेम टाइम वो उस बच्चे को केयर की जरूरत है फॉर वीक्स, नॉट फॉर डेज। लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल केयर सेंटर का एक ही हमेशा से स्लोगन रहा है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अगर हम आपको पहले ही बचा लें मामलात और मसाइल से, तो फिर आपका ही पैसे बचेंगे ना। हॉस्पिटल्स में जो केयर है एक्चुअली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी चेंज हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर बेहतर है, आपका हॉस्पिटल बेहतर है, ऑफ कोर्स आपकी केयर बेहतर है। क्योंकि अगर लास्ट मिनट पे भी व्यूअर्स देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब आप उस जिंदगी और मौत के बीच की घड़ी में होते हैं, अगर आप एक अच्छी जगह पे हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ पे होते हैं तो एटलीस्ट नर्सरी भी बिल्कुल प्रॉपर्ली है इक्विप्ड, आपके डॉक्टर्स भी स्टैंड बाय पे, पीडियाट्रिशियंस भी, एंड एट द सेम टाइम आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी, एक एक चीज़ आपको फैसिलिटी इक्विपमेंट होते हैं। लाइक जब पेशेंट लेबर में जाती है तो आपको कंटिन्यूस CTG केयर की ज़रूरत होती है, जहाँ आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ताकि जो ही लेबर के दौरान अगर कोई हार्ट बीट नीचे जाती है तो फ़ौरन पिकअप हो। ठीक है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बड़ी लैकिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाइनेंशियली उस तरह सपोर्ट नहीं है जिस तरह मिलनी चाहिए। एक प्रेगनेंसी को जो केयर मिलनी चाहिए पब्लिक सेक्टर में ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी उस तरह नहीं है। फिर जाहिर है लोगों को प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें आपका अगर लाइक कोई भी औरत है जो प्रेग्नेंट है वो तो यही कहेंगे जी हमें किसी भी कीमत पे मेरा बेबी ठीक ठाक होना चाहिए। जो प्री टर्म है, बिफोर टाइम हो रही है, फिर ज़ाहिर उनको वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ लेकिन ये कि आपका फिर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है वहाँ। फिर आपको ये कि जो ड्यूरिंग लेबर केयर मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। ये नहीं है कि आपको डॉक्टर साहब, मेरा तो अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ। और मेरी बहुत ही एक करीबी दोस्त हैं, उनकी छोटी बहन की बेबी की डिलीवरी हुई डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। एक्चुअली जब उनके बेबी की डिलीवरी होनी थी, उन्होंने एक्चुअली किसी और हॉस्पिटल जाना था। वहाँ पे इशू पता चला कि जी बेबी को कुछ प्रॉब्लम है ये वो, तो उन्होंने कहा कि भई आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे नर्सरी बेस्ट है। तो उन्होंने खुद ही डॉक्टर्स हॉस्पिटल रेकमेंड किया। वो वहाँ पे आई, आपको पता है कि उनका बेबी एक तो बहुत अंडरवेट पैदा हुआ, मेरे ख्याल से कोई 1 किलो का भी नहीं था, या शायद टोटल 1 किलो उस बच्चे का वेट था। 1.5 महीना अपने टाइम से पहले भी पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी 1-1.5 साल का है और बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बिल्कुल। और ये वो बच्चा था जिसको सांस की भी प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या, और वो दुआएं देती हैं। वो खुद कराची में, और जिनका बच्चा हुआ था वो अब दुबई में होती हैं, वो दुआएं देती हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उनके स्टाफ को, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ से लेके जो हेड थे, चेयरमैन तक नहीं, हर बंदे ने इतने प्यार से और खलूस से ख्याल रखा। और ये नहीं कि वो कोई बड़े जान पहचान वाले लोग थे, सिर्फ क्योंकि वो आपके पेशेंट थे। वहाँ केयर का लेवल है ना। एक बेसिकली मेरी एक अपनी पेशेंट थी, वो डॉक्टर थी खुद, तो वो बिल्कुल टाइम पे था, लाइक 9 मंथ था उनका चारा, तो एलिवेटर फॉल कर गया ना। उसके बाद उनको एकदम सडन ट्रोमा हुआ, शॉक। वो फ़ौरन ही उसके हस्बैंड ने कॉल की मुझे कि हम आ रहे हैं हॉस्पिटल, तो वो एमरजेंसी में लैंड किए। विद इन 20 मिनट्स उसका फ्रैक्चर भी था, सारा कुछ एवेल्यूएट हो गया कि बॉडी में कहाँ कहाँ उनको इंजरी हुई है। तो उनका लेग का फ्रैक्चर था। विद इन 20 मिनट्स उनका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे वो भी आ गए, उन्होंने फ़ौरन उनको शिफ्ट करा के उनकी फिक्सेशन की फ्रैक्चर की। एट द सेम टाइम उसी टाइम उनका थोड़ा एब्रप्शन का एलिमेंट आ गया, बच्चे की मूवमेंट्स कम थी और ब्लीडिंग थी साथ स्टार्ट हो गई। यूट्रस के रप्चर का ख़तरा होता है इस सिचुएशन में। 30 मिनट के बाद उनको जो उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनको जो गिरने की वजह से जो फिक्सेशन होनी थी वो, और बेबी सर्जरियन सेक्शन कर दिया गया। विद इन 20 मिनट्स ये सारा कुछ अरेंजमेंट करके तो पेशेंट वाज इन पोस्ट ऑप पीरियड, और दोनों ऑपरेशन हो गया, वो ठीक ठाक माँ बच्चा
अल्लाह का तो शुक्र। ये टाइमली केयर जो है किसी भी हॉस्पिटल का, और मल्टी और डिसिप्लिनरी, सेकंड्स की बात होती है डॉक्टर साहब, सेकंड्स की बात होती है, सेकंड्स की बात होती है, मिनट्स तो फिर भी वो बड़े गुजर ज्यादा। गया तो कहानी खत्म। आपके पास वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, आपके पास अच्छा डॉक्टर ऑर्थोपेडिक साहब, हम एक सर्जन बात कर रहे थे ब्रेक में, मैं चाहूंगी उस पर भी टच अपॉन करें कि जो लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का इस पूरे मामले में क्या अमल दखल होता है, थोड़ा सा इस पे भी हमें बता दें, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज आपके पास हाँ हैं जी। डॉक्टर्स हॉस्पिटल। यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की है मैंने। मैं एक्चुअली रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों ही कर रही हूँ। पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी कोई फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। Congratulations, Dr. Sahiba. Wow. थैंक यू, That's a very big thing. हाँ, वो सिर्फ अभी मतलब पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि बेशुमार इवन जो कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर्स, उन्होंने देखा भी नहीं है। सिर्फ आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी क्या है, डॉक्टर्स ने भी इवन नहीं देखा कि कैसे हम ये सर्जरी कर रहे हैं ना। ये सर्जरी अमेरिका में तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन यूके में भी अब बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं। पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती थी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक्चुअली देखें ये उन पेशेंट्स के लिए है, लाइक जो फीमेल्स जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके प्रॉब्लम है लाइक उनको फाइब्राइड है, यूट्रस में रसोली है, कोई ओवरीज में सिस्ट है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, या अगर कंसीव कर लिया तो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर है। तो फिलोपियन ट्यूब में पहले तो ट्यूब निकाल देते थे पूरी। हाँ, इसमें ट्यूब बचने का भी इम्कान ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम जो इसका बेनिफिट है वो ये कि आप छोटे छोटे काट्स होते हैं लाइक 5 मिलीमीटर के, उनके थ्रू आप जा रहे हो तो यू बहुत डेलिकेट किस्म के, लाइक रिकवरी कितनी देखे ना, कम रिकवरी हो जाता बहुत है फास्ट है, रिकवरी बहुत फास्ट है। एट द सेम टाइम अंदर कोई जुड़ाव नहीं पैदा होगा, कुछ नहीं। जब कोई पेशेंट दोबारा से कंसीव करेगा तो उसको कंसेप्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी को ऑप्ट कर रहा हो। क्योंकि स्कार टिश्यू कम है ना, स्कार सिर्फ बाहर कम नहीं, स्कार अंदर भी नहीं, वही कह रही हूँ ना, वो स्कार टिश्यू कम है, एडियंस नहीं है, पेशेंट की बेटर रिकवरी है। विद इन 24 आवर्स कॉम्प्लेक्स केसेस लाइक किसी ने यूट्रस भी रिमूव कराई, विद इन 24 आवर्स वो चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी कभी लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है? हाँ बिल्कुल पड़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान उस वक्त जरूरत पड़ जाती है कि लाइक अर्ली प्रेगनेंसी और 12-14 वीक्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है साहब, ठीक है, तो आपको सिस्ट को निकालना होता है, आप उसको टाइम पे नहीं लेके जाना है और बेबी को सेव करना। आप उसमें यूट्रस की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, यूट्रस को नहीं हिलाना आप। तो फिर आप ऊपर से, चूंकि इसमें अप्रोच आप नीचे से नहीं कर रहे ना, पेट के निचले हिस्से से नहीं कर रहे, आप ऊपर से कर रहे हो। आप लाइकस से जाते हो, आपने टेलीस्कोप अंदर डाला, आपने सिर्फ सिस्ट को मैनिपुलेट किया, सिस्ट वॉल को निकाला और बाहर आ गया। तो एक्चुअली प्रेगनेंसी में तो बहुत बेनिफिट है। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, अल्लाह करे कि मतलब सारी सर्जरीज इस तरह होनी शुरू हो जाएं ताकि हर इंसान की, मतलब क्योंकि देखिए डॉक्टर साहिबा, एक तो ट्रॉमा होता है किसी भी सर्जरी का, फिर उसके बाद वो जो स्कार सारी जिंदगी रह जाता है वो आपको बार बार याद कराता है उस ट्रॉमे का। और वैसे भी डॉक्टर, पेन भी रहती है स्कार से रिलेटेड, पेन भी आपको ऑन एंड ऑफ पिंचिंग पेन होगी स्कार से रिलेटेड, वो सारी नहीं है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। न्यूअर मॉडलिटीज़ है ना, बेटर है ज़ाहिर ओल्ड पैटर्न से। अच्छा, क्या डॉक्टर साहिबा बार बार सिजेरियन के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है? क्योंकि मैं तो ऐसे केसेस भी सुने कि 4 प्रेगनेंसी सिजेरियन के थ्रू। मैंने बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। 3 इस क्वेश्चन के बाद आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप डॉक्टर हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर से बहुत वक्त डॉक्टर साहब गुजारती हूँ और मुझे मेडिकल फील्ड से बहुत प्यार है। काश कि मैंने बचपन में आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि पूरी दुनिया में माँ के मटरनल मोर्टेलिटी या माँ के डेथ की रीज़न जो है वो रिकरेंट सिजेरियन सेक्शन है। 3 या 4 सिजेरियन सेक्शन हो जाए तो जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, वो यूट्रस के साथ जुड़ जाता है, एडेरेंट हो जाता है। उसके बाद जब आपने सिजेरियन करना है तो एक्चुअली आपने यूट्रस भी निकालनी है और पूरी बॉडी का आपका ब्लड फ्लो जो है वो यूट्रस की तरफ। जब आप प्लेसेंटा को कट करोगे, ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके 4 सिजेरियन के बाद 5वां सिजेरियन होता है, और जब प्लेसेंटा जुड़ा होता है यूट्रस के साथ तो 20 अच्छा सर्जन है आपका, सब कुछ ठीक है, बेस्ट हॉस्पिटल है, फिर भी 20-30 आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट्स लगते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 20 लीटर ब्लड आपका पूरा बॉडी का ब्लड हो सकता है रिप्लेस हो जाए। 12 to 14 लीटर हमारी टोटल बॉडी में ब्लड है, तो हो सकता है आपको 20 यूनिट्स लगे ब्लड के, 30 लगे, उसके बाद भी आपकी लाइफ रिस्क पे, आप वेंटिलेटर पे जाते हो, आप बचते हो नहीं बचते हो। इसलिए सिजेरियन सेक्शन ये बेशुमार पेशेंट खुद आके कहते हैं नहीं हम लेबर पेन्स नहीं टॉलरेट कर सकते, आप हमारा सिजेरियन सेक्शन काट दें। उसके बाद हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन गायनाकोलॉजिस्ट की पैदावार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिजेरियन सेक्शन सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट की पैदावार नहीं है, 80% ये खुद पेशेंट और उसके अटेंडेंट की पैदावार है, क्योंकि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं। नॉर्मल डिलीवरी सब्र मांगती है, ठीक है, उसमें सब्र मांगती है, मॉनिटरिंग है, लगातार हो सकता है आपको 2 डेज पेन चले। सबसे कम जो है वो सिजेरियन रेकमेंड किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वरना तो
आई एम सॉरी मैडम, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स बड़े अस्पताल जाओ तो वो हमारा सिजेरियन ही करेंगे क्योंकि उनके पैसे ज़्यादा बनते हैं। मैंने इसीलिए तो आपको कहा मैं कि चाहूंगी कि आप इस पे क्लैरिटी दें, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल की बिल्कुल भी ये फिलॉसफी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, बाकी सब चीज़ों से उनको ये चीज़ें करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पेशेंट एज अ प्राइमरी ग्रेविडा आ जाए, हाँ जिसका पहले सिजेरियन हुआ है या पहले 1 या 2 सिजेरियन हुए हैं, उनको ट्रायल देना कोई नॉर्मल बात नहीं है और ठीक भी नहीं, वो तो यूट्रस वहाँ से खुल जाएगी। लेकिन अगर आप एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी आते हैं तो आपको गारंटी है कि इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सवाए 2-3% पेशेंट्स के जो कि जिनकी कोई ऐसी रीज़न हो ड्यूरिंग लेबर अराइज हो जाए कि हम नहीं कर सकते उनको डिलीवर, लाइक बच्चे की हार्ट बीट नीचे चली गई या कोई और प्रॉब्लम, अदरवाइज अनड्यू सिजेरियन सेक्शन नहीं होगा। लेकिन एज अ प्राइमरी ग्रेविडा एज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी आना ज़रूरी है, पहले सिजेरियन 1 या 2 के बाद नहीं। तो चूँकि देखें मोनीटरिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लाइक CTG मोनीटर्स हैं, लगातार बच्चे की मोनीटरिंग के लिए लगा हुआ है, तो उस वजह से आप कंसल्टेंट भी सेटिस्फाइड रहता है। वो एक्चुअली ज़हनी तौर पे मुतमईन रहता है कि मेरा पेशेंट सेफ प्लेस पे। एंड वही तो बात है ना डॉक्टर साहब, अब राइट प्लेस पे राइट चीज़ के लिए जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैंने अभी आपसे पूछने हैं, मतलब प्री प्रेगनेंसी केयर की आप क्या गाइडेंस देती हैं अपने पेशेंट्स को। उसके साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। प्रीक्लेम्सिया भी एक चीज़ होती है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। ब्रेक के बाद व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर रेहाना आमिर हमारे साथ हैं। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट हैं, स्पेशलाइज करती हैं इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी, सर्टिफाइड फिजिशियन हैं एंड द ओनली फीमेल जो ट्रेंड हैं गायनोकोलॉजी में इन रोबोटिक्स एंड लेप्रोस्कोपी, राइट? मैं बड़ा एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही हूँ बिकॉज जब हमारी यंग लेडीज़ आगे बढ़ती हैं किसी भी चीज़ में और मर्दों के साथ छाना बशाना चल रही होती है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी टू अनाउंस दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि ये बताएं कि किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। अब नहीं जाते ना लोग डॉक्टरों पे, नहीं करते, तो अब कुछ बीमारी की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये होती है कि बीमारी की अलामतें होती हैं, वो खुद ब खुद ही आपको डॉक्टर्स के पास ले आती हैं। पेशेंट में लगातार सर दर्द का होना, एकदम वीकनेस का होना, लेथार्जी का होना, बार बार यूरिन का आना, ठीक, उसके बाद दिल का डूबना, घबराहट का होना, ये या टांगों में जैसे स्वेलिंग का ज़्यादा हो जाना, जिस्म पे स्वेलिंग का ज़्यादा हो जाना रूटीन से हट के, जैसे बच्चे मदर को फीलिंग आती है कि मेरा पेट उस तरह नहीं ग्रो कर रहा प्रेगनेंसी में, लाइक मेरा 8 मंथ हो गया तो अभी तो हर कोई कह रहा है कि जी टम्मी बहुत छोटा है, इसे हम कहते हैं जी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, या बहुत ज़्यादा अनड्यू इनलार्ज है, उसे हम कहते हैं कि बच्चे के इर्द गिर्द आमतौर पर जिसे लाइकर कहते हैं या पानी वो ज़्यादा है। तो बेशुमार अलामतें ऐसी होती हैं कि जो खुद ब खुद ही आपको डॉक्टर के पास ले आती हैं, आपको खुद ही उनकी फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करें, लेकिन डॉक्टर साहिबा हम जिस माशरे में रहते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माएँ और सासें दोनों, सिर्फ सासें नहीं माएँ भी कहती हैं आय हाय क्या हो गया है, हमारे भी बच्चे हुए हैं, तमाशे नहीं करो, ड्रामे नहीं करो। माएँ तो शादी से पहले ही ट्यून्ड करती है ना कि वहाँ जाके ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, और बी साइलेंट, कहना कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना, ये नॉर्मल बातें हैं, हमने भी सफर किया। मतलब अगलों की इतनी टांगें फूली हुई हैं, पैर जमीन पे नहीं रखे जा रहे, आंखें सूजी हुई हैं, सांस रुक रहा है, हालत खराब हुई हुई है और कह रहे हैं कुछ नहीं होता, ड्रामे ना करो। ये इस तरह के इसीलिए तो पेशेंट उस स्टेज पे आते हैं जहाँ फिर उनकी डिजीज़ ज़्यादा आगे जा चुकी होती है, जहाँ फिर वापस उनका रिवर्ट बैक होना डिफ़िकल्ट है। पाकिस्तान में मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी माँ की डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी तक हम कम नहीं कर सके, हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके आ सके, कि जो ऑब्स्टेट्रिक केयर का लेवल ही वो नहीं है कि जहाँ केयर है भी वहाँ भी लोग उसको, अव्वल तो केयर ही कम है हमारे पास, उतने गायनोकोलॉजिस्ट या पेरिफेरी में चले जाएं उतने जो वेल ट्रेंड डॉक्टर हैं गायनोकोलॉजिस्ट वो अवेलेबल नहीं है, आमतौर पे लेडी हेल्थ विजिटर्स या दाइस पे डिपेंड कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जहाँ केयर है भी जिन एरियाज़ में, वहाँ भी प्रॉपर केयर के लिए लोग नहीं आ रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे उस तरह जिस तरह उनको अपनी प्रॉपर प्रेगनेंसी की केयर करनी चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान में जो मदर की डेथ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी रेट बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ व्यूअर्स देखें,
आई अंडरस्टैंड कि हर बंदा साहिब हैसियत नहीं भी होता, लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल के इतने कोई क्रेज़ी एक्सपेंसेस नहीं है। वो एक जहन में इंसान के बनी होती है बात कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, शायद बड़ा महंगा होगा। जाएं, अपने चेकअप कराएं। देखें व्यूअर्स, खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ हो जाए या माँ की डेथ हो जाए, क्या वो काबिल कबूल है? जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात तो ये कि जहाँ आपको केयर मिलती है आप काइंडली वहीं चले जाए, लेकिन अभी तो इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा है ना, प्राइवेट सेक्टर्स हॉस्पिटल में, लाइक डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बेशुमार कंपनीज हैं जिनको इंश्योर्ड किया हुआ है। तो जो आम एम्प्लॉयज़ हैं जो लो वेजेस पे भी हैं वो भी इंश्योर्ड हैं। फिर इसके अलावा इन हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पे कार्डियक के लिए, इंसानों के लिए हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ भी हैं। तो जो आप अगर अवेल कर सकते हैं किसी भी तरह से, आप अपनी पॉकेट से या अदरवाइज़ जो बेस्ट केयर आप फीमेल को एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं, काइंडली वो दें, वो उसका राइट है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देंगी प्लीज़? एंड मैं व्यूअर्स को सिर्फ ये पैगाम दूंगी कि अगर आप अपनी वाइफ की केयर कर रहे हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक्चुअली आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, आप आने वाली नस्लों की केयर कर रहे हो। इसलिए आप ये समझें कि जी इसकी केयर मैं नहीं कर रहा, मैं वो उन बच्चों की कर रहा हूँ जिनका कल को जिन पे पूरा सिर्फ आपकी फैमिली डिपेंडेंट नहीं है, एक पूरी सोसाइटी जिन पे डिपेंडेंट है। हम आने वाली जनरेशन्स को सेव करते हैं। बेस्ट एंटीनेटल केयर मीन वी आर सेविंग द कमिंग जनरेशन्स। इसलिए बेहतर यही है कि हम इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और बेस्ट केयर की तरफ जाएं, ताकि बीमार बच्चे, कमज़ोर बच्चे, लो IQ बच्चे, मेंटली हैंडीकैप बच्चे, ये सारी चीज़ें, ज़हनी माजूर बच्चे, इन सारों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एंटीनेटल केयर को बेस्ट कर दें। और आप प्रॉब्लम वाले बच्चे सिर्फ आप उन फैमिलीज़ में नहीं देखेंगे कि जो कि फाइनेंशियली बड़ी वीक है, आप उन फैमिलीज़ में भी देखेंगे जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन वो लेवल ऑफ केयर ही ना मिल सका जो कि प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड था। तो इस वजह से एक्चुअली मदर की केयर पे फोकस करें। उससे सिर्फ माँ की ये नहीं है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी या माँ की हेल्थ बेहतर होगी या पाकिस्तान में मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ रेट नीचे आएगा, उससे आपकी आइंदा आने वाली नस्लें भी महफूज होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर राना, ब्लेस यू। एंड व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये बात करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि व्यूअर्स, स्पेशली वो लोग जो मतलब बच्ची प्रेग्नेंट होती है और फिर उसको खाने पीने को नहीं दिया जा रहा, उसकी केयर नहीं की जा रही, उसको डॉक्टर पे नहीं लेके जा रहे, मतलब उस पर तशद्दुद भी किया जा रहा है, उसको तंग भी किया जा रहा है, मेंटली तौर पे भी अगली को डिस्टर्ब किया जा रहा है। प्लीज़ इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और अगर एक बच्ची एक प्रेगनेंसी के मरहले से गुजर रही है तो उसको प्रॉपर केयर दिलवाएं। हम तो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर को कि डेफिनेटली अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं या इसके गिरदोनवा से, तो इधर लेके आएँ, बच्चियों का प्रॉपर चेकअप करें। डॉक्टर रेहाना हरसेल्फ इज़ अवेलेबल ओवर देयर, इनके पास लेके आएँ। और अगर कभी किसी ऐसी जगह पे आपको ये कह दिया जाए कि भाई सिस्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते, ये है, बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो ये भी जैसे डॉक्टर साहिबा ने शेयर किया कि अब प्रॉपर लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी की जा सकती है, बच्चा भी महफूज रहता है और जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाती है। इसलिए गिव अप ना करें, बेस्ट से बेस्ट जगह पे जाएं, जैसे कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। क्या पता जो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लग रही है वो एक्चुअली इतनी बड़ी ना हो और उसका हल आसानी से निकल सके। सो ये था हमारा ये सेगमेंट। प्लीज़, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा दूसरों का, स्पेशली उन दूसरों का जो एक नई जान को इस दुनिया में लाने वाले हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज कुछ इंटरेस्टिंग सा शो पे होने जा रहा है। हम आपकी मुलाकात कुछ इंसानों से और कुछ परिंदों से कराने जा रहे हैं। सबसे पहला परिंदा जिससे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी वो बेसिकली जिनके सिर पे शुतुरमुर्ग नाचा हुआ है वो है बरकत। क्या हाल है बरकत? अस्सलाम वालेकुम जुगन जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। गुड टू सी यू। गुड टू सी योर हेयर एंड थैंक यू मैम, थैंक यू। पहले वो आपके बाल एंटर होते हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप आते हैं। ये जब सो के उठते हैं ना, इनका हेयर स्टाइल बना हुआ होता है। अब उज़मी साहब भी हमारे साथ हैं, तो इनके बगैर तो आपको पता है कि हर कुछ महीनों के बाद इनको मैं ना तंग करूँ ना बुलाऊं तो मुझे लगता है कि जैसे जान में जान नहीं आई। उज़मी साहब आपके लिए ही इनको बुलाती हूँ, वरना इनके साथ तो आपको पता है मेरे को ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और आगे उम्मीद भी आपको नहीं पता है कि बहुत बैक बाइटिंग करते हैं मेरे बारे में और एक दो जगह इन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत बातें भी की हैं, लेकिन आपको पता ही है उसमें मैंने आपको फ़ोन भी किया था। जी 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 जी, मुझे मालूम है। तो इनको थोड़ा समझाएं। देखिए हम लोग वो लोग ही नहीं है, मुंह पे बोलने वाले लोग ही नहीं हम लोग। हम लोग पीठ पीछे कर रहे हैं।
हम मुंह पे बोलने वाले लोग ही, अलबत्ता 2 मुंह पे बोलने वाले लोग हैं हमारे पास जो बड़े सीरियस और सोबर लोग हैं जी माशाल्लाह। इसलिए हम तीनों ने थोड़ा सा अपने मस्खरेपन को कंट्रोल में रखना है, ठीक है ना। स्पेशली नवीद साहब जो पैदा इंग्लैंड में हुए, अरे माशाल्लाह। आप पाकिस्तान गए, ये कपड़ों से तो रायवंड के लग रहे हैं। हाय अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवीद शेख हमारे साथ है जो सर, हम बेशुमार Welcome, इंग्लैंड में पैदा होने पे तालियां बजाई आपने। आप नहीं उधर ही पैदा हुए थे ना? कपड़ों पे तालियां बजाएंगे। अच्छी ड्रेसिंग की। नवीद बहुत साहब, अच्छे कपड़े लग रहे हैं आप। आप इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में ही ये भी हुआ था एक बार। हमको इंग्लैंड का वीजा लेने जाते हो हमारी शक्ल देखे बांग्लादेश का वीजा लगा देते हैं। आप अगर इनके खिलाफ रिक्वेस्ट डालेंगे कि इन दोनों को वीजे नहीं देने तो एज ए सिटीजन आपकी बात को रिस्पेक्ट देख लें सर, आपने इंग्लैंड वाला लिबास अपनाया, वीज़ा नहीं मिला। वीजा नहीं मिला। उन्होंने देसी लिबास पहना लेकिन पैदा वो इंग्लैंड में हुए। देखो यार, देखो ना, फर्क ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, नवीद साहब के पास बहुत बेशुमार बर्ड्स एंड पैरट्स हैं, हम अभी बात कर रहे थे, बल्कि उनसे खुद ही जानेंगे कि कितनी इनके पास इस वक्त इन हाउस पेयर्स हैं और कितनी बर्ड्स वगैरह इन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान दिए हुए हैं और इनका आगे फ्यूचर प्लान्स भी क्या है। अभी ये कुछ बर्ड्स लेके भी आए हैं, आई थिंक ये सारी लव बर्ड्स ही है ना, सारे लफ्ज़ हैं। सारे लव बर्ड्स हैं। और नवीद साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है वक्कास सलीम साहब ने। वक्कास जो हैं प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, आई थिंक 2011 से। वैसे तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, उसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की फ़ोटोग्राफीज़ में इंटरेस्टेड है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वक्कास साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है कि आप इन बर्ड्स के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। जी बिल्कुल। इनकी फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ और वाइल्ड लाइफ भी करता हूँ, कुछ जंगलात में जाके और कुछ मुख्तलिफ़ शहरों में जाके भी। एक तो वो शौक़ है मेरा उसके लिए। तो नवीद साहब ये बताइए कि आपका बर्ड्स में शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ और कितनी, मतलब अभी कितनी की तरफ जाएंगे, बट कैसे, कब और कैसे पैदा हुआ ऑनेस्टली बताऊं, चौकीदार को देखो शौक शुरू हुआ है? यस, हमारा घर का एक गार्ड था, उसने चिड़ियाँ लगाई हुई थी। सैलरी में उसको इतनी नहीं दे रहा था जितनी उसके एक्सपेंसेस हैं। अच्छा। मैंने इसके पीछे बंदे लिया, मैंने कहा ये देखो हमारे घर से कुछ न कुछ चोरी कर रहा है, वरना इतने पैसे किधर से आ रहे हैं इसके पास, ये तो 24 घंटे हमारे साथ होता है। चिड़िया उसने लगाई, ब्रीड आई, उसने जब ब्रीड बेची, मैंने कहा वाओ, ये तो उसकी सैलरी से 2 गुना ज्यादा है। उसको देखकर, सवाल पूछकर, इमीडिएटली विद इन 1 वीक मैंने रिसर्च किए बगैर पिंजरे बनाने शुरू किए, बर्ड्स लगाए, लॉस किया। लॉस करने के दौरान ये मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि इसमें स्पैन बहुत ज़्यादा है और बहुत बेहतरीन है, शौक के साथ अर्निंग है, तो क्यों ना इसको प्रोफेशनली किया जाए। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग यूरोपियन नहीं, फैंसियर्स। लेकिन बर्ड्स पसंद भी हैं कि नहीं, या बस काम? लेकिन नहीं, शुरू में मुझे पता ही नहीं था कि लव बर्ड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। बाद में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इसकी खूबसूरती अच्छी लगी, फिर इसके मुख्तलिफ कलर्स करते 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 इसके बारे में पूरा रिसर्च करना, फिर इसकी ब्रीडिंग कैसी होती है। जो गलतियां खुद की उस वक्त अज़म किया कि अब लोगों को सिखाना है, जो गलतियां मैंने की वो कोई और लोग ना करें। न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता किया, क्योंकि जानदार है, हाँ, जो क्योंकि चीज़ जानदार है, तो responsibility हमारी। responsibility, जिम्मेदारी है कि मतलब। और खैर मैंने इस पे कुछ 1-2 गिले भी करने हैं आपसे। मैं वो गिला पहले दूर कर दूं, अगर वो शायद वो सवाल हो। नहीं, कि हम लोग वाइल्ड ले से लेते हैं। पकड़ के इनको कैद में नहीं डालते, अच्छा। ये कैप्टिविटी वाले हैं, ये पैदा ही पिंजरे में होते हैं और ये रहते भी अगर आप आजाद पिंजरों करेंगे ना में। तो चील हवे मार देंगे। और ये उड़ते भी पिंजरे के साथ ही हैं, ऐसे नहीं उड़ते। रात बड़े जबरदस्त लोग हैं यार मेरी। थैंक यू सर। अच्छा प्लीज। नवीद साहब, कसम से मैंने आपके साथ बड़ा सीरियस सेगमेंट Sorry, करना था। sorry. ये जल्दी आ गए, ये इसमें मेरी गलती नहीं नहीं वो है। सीखने ये का वाहिद मौका मिला। कॉमेडी से और एक्टिंग से रिलेटेड लोग हैं जो टाइम से पहले आते हैं। ये तो अभी आप यहाँ पर छोटे पिंजरे में लेकर आए ना, बड़ा जी, ये बड़ा वैसे होगा। जो है ना, ये बड़े पिंजरों में होते हैं। बड़े पिंजरों में होते हैं। नहीं, मैं गिला कुछ और करने लगी थी। अच्छा, मैं गिला ये करने लगी थी क्योंकि ये तो आई अंडरस्टैंड कि कैप्टिविटी में ही पैदा होते हैं और ये सर्वाइव नहीं कर सकते ऑन देयर ओन, तो इनको इनका ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पालतू बिल्ली अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो वो 2, 4, 5 हफ्ते से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएगी, गाड़ी के नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो रेज ही ऐसे होते हैं। किस तरह से आप गेज करते हैं कि किसी को पेयर देना भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत से लोग, स्पेशली छोटे बच्चे, शौकिया रख तो लेते हैं लेकिन फिर वो मर जाती हैं। तो ये कैसे आप इंश्योर करते हैं? सबसे पहले वीडियोस के ज़रिए से एजुकेशन। देखें, जब तक आप इसकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, लोगों को नो हाउ वगैरह प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल वीडियो से आप नहीं दिखाएंगे तो लोग सीख नहीं पाएंगे। तो वो हमने किए हैं ऑन माई फेसबुक, ऑन माई यूट्यूब एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ से शुरू से सिखाया कि आपने सबसे पहले बर्ड को रखना किस तरह है, इनको खुराक क्या देनी है, आप कैसे तस्वीरें भी खिलाना है, व्यूअर्स इनकी बर्ड्स की साथ-साथ देख रहे हैं। तो आपने इनको खिलाना किस तरह है, इनको क्या करना है, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, वो सारा कुछ करके फिर लोगों को हम बताते हैं कि जब आपने बर्ड्स खरीदने हैं
सबसे पहला रिक्वायरमेंट है लव बर्ड्स के अंदर कि मेल फीमेल का होना ज़रूरी है। कई लोग 2 मेल्स लगा लेते हैं, 2 फीमेल्स लगाते हैं, फिर वो शिकवा करते हैं कि इसकी ऑफस्प्रिंग नहीं हो रही। तो उसके लिए भी शिकवा करते हैं। बर्ड्स बेचारे अपनी जगह परेशान होते हैं कि तो ये हमारे साथ किया उसके क्या। लिए जो है ना प्रोफेशनली इसका एक डीएनए टेस्टिंग होती है जेंडर का, तो इसका मेल फीमेल की पहचान होती है। वैसे जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो पहचान लेते हैं कि मेल या फीमेल है। वो कैसे? जिसका फोरहेड थोड़ा सा चौड़ा हो, दैट्स अ फीमेल। जिसका थोड़ा सा विड्थ वाइड नैरो होगा, दैट्स अ मेल। जिसके पंजे ज़्यादा चौड़े होंगे पर्च पे बैठते वक्त, वो मादी होगी, और जिसके कम होंगे वो नर। अच्छा अब आप बताएं इनमें से, अच्छा फीमेल इज बिगर इन साइज, मेल इज अ बिट स्मार्टर। ओह वाह वाह। तो सर आपने बताने इन दोनों में से मेल फीमेल। ये वाली लड़की है। यस करेक्ट। अरे कैसे कैसे पहचाना आपने? वो उन्होंने जब माथा चौड़ा है। मैं लिपस्टिक नहीं मुझे मेरा भी माथा चौड़ा है ना। और मेरा तो इसीलिए बहुत ही मुझे चौड़ा है। माथा चौड़ा, मैं एक सेकंड में चौड़ा माथा। तो मेरा तो है ही चौड़ा। नहीं सर आपका है ही पूरा माथा, आपका सर तो है ही नहीं, आपका है ही माथा अब सिर्फ। मैं क्या करूं फिर? आप तो यहाँ तक मुंह धोते। अच्छा ये कैसे पहचाना है? लिपस्टिक उन्होंने बताया ना। लिपस्टिक उन्होंने सर ये बरकत नहीं है, ये चिड़िया आपके है कार्ड गिर गए मैम। मेरे सर थैंक यू सो मच सर। चलिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने वाकई में ये मैं तुम एक कैसे पहचाना हुआ? माथा वाकई में चलिए माथे चेक करें, सबके माथे चेक करें। आए चले माथे चेक करें। माथे चेक करें। अच्छा अब वो बड़े हैं, ये वाले जो है ना ये चिक्स हैं, तो ये कुछ उम्र में पूरे वो होने के अगर बाद फिर बाथरूम जाकर करने से उनको फुर्सत मिल जाए तो फिर कुछ और भी हो जाए ना, वो साथ साथ वो भी करी जा रहे हैं। ये जो ऊपर वाले बर्ड्स हैं, ये पाब्लो फिशरीज हैं, ये इस वक्त लवबर्ड कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पसंद ये किया जा रहा है। लड़की है, ये वाली ग्रे। कंफर्म? ये तो डीएनए लैब सर बताएगा, लेकिन अभी बच्चे हैं ना ये। बज़ाहिर यस इट्स अ फीमेल। मेरे ख्याल आपको तोते ब्रीड करवाने चाहिए, क्या ख्याल है सर? नहीं नहीं मैं सही बिल्कुल सही परख रही हूँ। सर मैं अपने बच्चों की ब्रीडिंग कर लूँ बतेरी है। मैं मेरे माशाल्लाह अब मेरे कुछ 6 बच्चे हैं ऑल टुगेदर, तो मैं मेरे ख्याल से मैं बच्चों तक ही अपने आप को महदूद रखूँ। चिड़ियाँ बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो ये नहीं नीचे मैं वाले आपको बात बताऊँ, मैंने एक तो बचपन में रखी थी लव बर्ड्स, अच्छा एक पैर रखा था और एक की डेथ हो गई थी। और उसके बाद मैं ऐसा वो जो कहते हैं ना कि दिल नहीं उठ गया, बट ऐसा मैं डर गई। मैंने कहा यार कि मतलब इंसान अपने आप को ही ब्लेम करता है ना, आप किसी बाहर वाले को तो नहीं ब्लेम कर सकते। एंड आई वाज वेरी यंग, तो वो मैं इतना ट्रॉमेटाइज हुई उस चीज़ से कि मेरे बच्चे भी अब कहते हैं ना कि मामा बर्ड्स रखनी है, तो वो जैसे मुझे हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बात करें उस तरह कोई गाइड नहीं करता नवीद साहब। ये जब मैंने ये हॉबी शुरू की है ना, देयर वाज नो गाइडेंस। मैं लोगों से पूछा आप दाना क्या डालते हैं, खुराक क्या डालते हैं, कहते हैं वो स्पेशल नुस्खा है। मैं कहा क्या नुस्खा यार बताओ। तो लोगों ने एक स्टांस बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह टोटल ट्रेंड चेंज कर दिया। अब तो हर बंदा सोशल मीडिया पे आकर अब जो है ना वो सिखाने के चक्करों में है। ऑब्वियसली यू गेन फेम थ्रू दैट, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन था, जो विजन था, दैट वाज टू एजुकेट पीपल, ताकि ये जानदार चीज़ मरे ना। अच्छा अब ये बताइए कि आपके पास हैं कितनी बर्ड्स? शुरुआत जब की 1200 पे से शुरू किया था, 1200 पेयर। 1200 पेयर, 2400 विच इंक्लूड्स फिंचेस, जावर्स, बड्रिगर्स, ऑस्ट्रेलियन जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ स्पीसीज थी। 3 साल के बाद इसको ख़त्म करके अब मैं आ चुका हूँ सिर्फ लव बर्ड्स पे। फिर मैंने कहा इतना खिलारा डालने के बजाय बेहतर है कि हम एक्सपेंसिव म्यूटेशंस लगाएं और उनकी तादाद कम कर दें ताकि वो मैनेजमेंट अच्छी हो। Currently, I have up to 200 pairs, which I am breeding in my own aviary. And all over Pakistan, I have more than 5,000 pairs breeding, जो कि मेरे partnership के साथ affiliation है। क्या बात। So I have partners all over Pakistan. प्राइसेस? Prices, you can say, lovebird starts from 1,000 rupees, 1,000 रुपए के जोड़े से शुरू होता है, और ये 25 लाख रुपए के जोड़े तक जाता है। वो तेरी खैर। क्या मतलब? और उसमें फ़र्क क्या होगा? ये इसी तरह का परिंदा होगा। अच्छा जिस परिंदे का कलर डार्क हो और उसकी आंख बर्गंडी रेड हो, उसको हम बोलते हैं डन फेलो। वो डन फेलो एक विजुअल पीस लोकल ब्रीड यानी पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो कम से कम 10 लाख रुपए का है एक तोता। यानी बंदा बरकत तुम्हारी कीमत इतनी नहीं है जितनी वो तो ना, ये तो मैं मोटरसाइकिल ना ले लूं 10 लाख की? तोते महंगे जा रहे हैं हम लोग। सर आप 10 एक लाख की तोते अब की गाड़ी जोड़ी तो से हाँ। एक मोटरसाइकिल नहीं 10 मोटरसाइकिल लगा लेंगे। बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह। तो यहाँ इतनी ग्रोथ है इस काम की, यहाँ इतना है। मैं जब से इंग्लैंड से आया हूँ अब तक वो इंग्लैंड सिर्फ नहीं जा और पा रहे सिर्फ यही वापस। काम करता हूँ। वाह वाह। मेरे जैसे बेशुमार डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सरकारी मुलाजिम असल में क्या हैं किया जो हुआ है सिर्फ और पढ़ाई में? सिर्फ ये काम करते हैं। असल में आपने क्या पढ़ाई में पढ़ाई किया में हुआ क्या है? है? सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लैंड में, उसके बाद आई वेंट टू इजिप्ट, अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने वो आलिम कोर्स किया अरे है, हिफ्ज़ मुकम्मल किया वाह, है, वाह, वाह। फअतकल्लम बिल्लुग़त अल अरबिय्या, वो अरबी में सही तरह बोल लेता हूँ माशाल्लाह। इन द एक्सेंट।
तो वो करते कराते मेरा एक विजन था कि मैं भी कहूँ कुछ शेख शेख, हाँ। एक छट्टा सा आ रहा था अरबी शेखिश, अरबी अरबी के फिर यहाँ आके मैट्रिक किया आपने। मैट्रिक ये तो पता है ना उन्होंने अपना तो करना है नहीं, साथ सब कुछ तो बाहर किया ना, यहाँ क्या किया? इन्होंने तो एमए किया मनशियात में। बस। साथ में, हाँ। अच्छा जी जी। तो वो सारा कुछ करने के बाद फिर आई वाज हेडिंग, मैं एक स्कूल का हेड था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अच्छा, फिरोजपुर रोड पे एक स्कूल है, तो आई वाज हेडिंग दैट इस्लामिक डिपार्टमेंट फॉर 10 years। माशाल्लाह। समझ लें डायरेक्टर के बाद मेरा ही ओहदा था, आई वाज रनिंग एवरीथिंग। वहाँ पे 1000 बच्चे के करीब है, सो ऑल स्टाफ स्टूडेंट्स वर अच्छा ये थोक के हिसाब से काम करते फिर- हैं, 1000 बच्चे फिर दो उसी सौ स्कूल दो के चार अंदर चीजों से गुजारा। 5000 से ज्यादा उसी थोड़ी। स्कूल के अंदर बच्चों को ये एजुकेशन दी है कि आप मोबाइलों से निकलें, कंप्यूटर से निकलें, जो 24 घंटे बैठे रहे। अब देखें फिजिकल एक्टिविटीज नहीं आजकल खत्म के हो गई, बच्चों की, सही कह। तो उनको जरा नेचर के करीब ला रहा हूँ, परिंदों के साथ एंजॉय करें, ये मेरा टारगेट है। क्या बात है, अमेजिंग। बच्चों को अच्छा आप कर रहे देखें हैं। अच्छा वो बेचारा हमारा मासूम क्या करता है साथ आपके? वो नींद पूरी करने आता है। दिन हो गए नहीं, तो मैंने एक दिन एक गैदरिंग की थी उसी स्कूल के अंदर, तो एक सेल लगाई थी न्यू फैंसी, उसको प्रमोट करने के लिए उनको गाइडलाइन दे रहा था आपने किस तरह करना क्या नहीं करना। उस वक्त दिया, इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। नहीं करा है, अभी भी नहीं करा कहते है। हैं शेख साहब अपना मोबाइल दिखाना, मैं कहा ले लो। कहते हैं आपकी कुछ तस्वीरें खींचता हूँ। उसने ऐसी एंगल से तस्वीर और कुछ शॉर्ट क्लिप्स बनाई, वाह वाह। मैं क्या वाओ। होए होए, आपको बताया फिर उन्होंने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। नहीं कहा। फिर दूसरी मुलाकात हुई, मैंने कहा यार मोबाइल अब आपने पकड़ना है, अब तस्वीरें आपने लेनी है। फिर उन्होंने कहा था शेख साहब मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी करता हूँ, मेरा परिंदों से बहुत लव है, नेचर के मैं करीब हूँ और पेशेंस वाला बंदा हूँ, यानी मैं बैठा रहूंगा दरख्त के नीचे नहीं, एक घंटा। ये एक बात बताएं, देखिए एक तरफ आप अब ऑब्वियसली मतलब वेडिंग फोटोग्राफी और जी। दूसरी चीजें भी करते हैं, वो जी। क्विक काम है। जी वेडिंग फोटोग्राफी भी पेशेंस इस हद से, मतलब इस हद से ज्यादा तो नहीं है ना कि 3 घंटे, जी मतलब पूरा फंक्शन 3 घंटे में हाँ, मुकम्मल बिल्कुल, हो जाता है, बिल्कुल। 3 नहीं 3.5 घंटे, राइट? ये तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, इनको तो नहीं आप कह सकते कि पुत्र एंज करके पोज कर। लेकिन इसका नखरा ब्राइड से ज्यादा नहीं है। नहीं तो वही तो कह रही इसका नखरा ब्राइड से। तो ये यहाँ किस इस तरफ कैसे निकला है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वेडिंग फोटोग्राफर बिल्कुल, है, बिल्कुल। मॉडलिंग मतलब जो फैशन इंडस्ट्री, आप सभी चीजें करते हैं। बिल्कुल। मतलब आप नहीं, इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब इसका मुंह इधर होगा तो मैं उधर नहीं जाऊं। नहीं 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 इसके साथ मेरा ताल्लुक ये है कि मैंने नवीद शेख साहब की एक वीडियो देखी थी 2019 में इनके प्लेटफॉर्म से। वो वीडियोस देखने के बाद जब मैंने इनकी फिजिबिलिटीज़ देखी बिज़नेस की, ताकि क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम भी आता है इससे ब्रीडिंग के साथ साथ, तो इसलिए फिर मैं इनसे मुतासर हुआ, तो मैंने भी ये बर्ड्स लगाए, फिर इनकी फ़ोटोग्राफ़ी की। फिर नवीद शेख साहब ने मुझे अपने साथ अटैच किया ताकि इनकी मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर सकूँ। बड़ा खूबसूरत सा इनका एक केज होता है जिसमें इनको बैठा के इनकी फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, वीडियो ली जाती है बर्ड्स की, लव बर्ड्स की। अगर नवीद साहब आप भी क्योंकि- मेरे में बैठ जाते हैं। क्योंकि हम इनको नहीं, मैं तो अपने खूबसूरत- बच्चों के कॉट में भी घुस के साथ लेट जाती हूँ ना, तो मैंने कहा शायद नवीद साहब भी मेरी टाइप की पर्सनालिटी रखते हैं। क्योंकि इनको खूबसूरत हम दिखाएंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो नेचुरली इतने खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, हर थोड़ी देर बाद है। जो एक साज बजाते हैं ये क्या है? अच्छा मैं यहाँ पे जरा कुछ डरे हुए हैं, तो वैसे अगर आप इनको जरा आइसोलेशन में उनको थोड़ा जरा रखें। हौसला भी दे रहे हैं ना कि क्योंकि मैं अभी इनको मैं केजेस से निकाल कर यहाँ पे लाया, तो मैंने कहा इनको जरा हौसला है। अच्छा सर, यहाँ पे आके हम ये वाली बर्ड्स भी दिखा सकते हैं प्लीज? फिर और कुछ अपने इंटरनेशनल टूर्स का भी बताएं, आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले पाकिस्तान में बैठकर कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाए, मादरी ज़ुबान है, तो वहाँ पे फिर मैंने जो है ना ऑडियंस इंगेज की थी साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह फिर कुछ अरबी मामलाक के लोगों ने वीडियोस देखी। फिर मुझे एक इंटरनेशनल फोरम है बाय द नेम BVA, ये बेल्जियम की एक लवबर्ड की एक सोसाइटी है, उनके नुमाइंदे ने मुझे बुलाए थे इन दुबई, जो कि रॉयल फैमिली के साथ उसका तल्लक है और उसको शौक है इस काम का। उसने कहा शेख साहब आप मेरे पास आए। मैंने कहा दोनों शेख मिलते हैं। फिर उसको जब पता चला, शेख हो गए ये लोग। उसको जब पता चला आई स्पीक अरबिक और मैं मिस्र से होकर आया, ही वॉज मोर इंस्पायर्ड। फिर उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की तरफ से मैं आपको एक बुलाऊंगा। चलो आज मैं एक चीज़ अनाउंस ही कर देता हूँ, एक सीक्रेट रखा था, एक शो होने लगा दुबई के अंदर और पाकिस्तान का नुमाइंदा मैं यहाँ से बन के जा रहा हूँ इस लवबर्ड का। ओह वाओ, तो कांग्रेचुलेशंस जिसमें सर, वहाँ दैट्स पे वंडरफुल। अमेरिका से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, हॉलैंड से, बेल्जियम से, मुख्तलिफ ममालिक से एक एक नुमाइंदा आ रहा है। पाकिस्तान से मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये जाएंगे साथ फोटो खींचने?
ये इनको तो जाएंगे वैसे ही वीजे जी, की हर वक्त जी। इनको हर वक्त तलब होती है कि कोई मुझे ले सर जाए। अगर आपने जाना है ना आपको वीजा मिलेगा। अच्छा नहीं नहीं, मैं उधर की बात कर रही मैं हूँ। तो हर वक्त होते ही नबी शेख आप साहब तो के हर साथ वक्त हूँ। के साथ होते हैं ना शेख साहब के। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो जोड़ी है ना की कीमतें कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में पसंद किया जाता है जो फुल वाइट कलर है, जो कि ये वाले हैं। अब इनकी कीमत अगर हम बात करें, ये 10 से 20 हज़ार रुपए के दरमियान है अपेयर। ठीक है। और अगर इनकी और बाय द वे व्यूअर्स, लव बर्ड्स हमेशा पेयर्स में लेनी है। जैसे कि उन्होंने कहा मेल फीमेल, ये नहीं कि आपने बस जहाँ पे भी गए उठा के ले आए, फिर आप लोग कहते हैं कि उनकी वो मर क्यों जाते हैं। एक्चुअली उनकी कुछ आपका नाम बताओ, इसका नाम लव बर्ड क्यों है? ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है अगापोनिस, ट्रांसलेशन इसकी लव बर्ड है। इसको लव बर्ड क्यों कहा जाता क्यों कहा है? जाता है? दे आर वेरी फसी पेयर्स बनने में। ये पेयर सिलेक्शन खुद करते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होता है प्रोफेशनली? वाइल्ड में जब ये होते हैं, एक फ्लॉक होता है 100 परिंदों का, 200 परिंदों का। मेल अपने पसंद की फीमेल खुद तलाश करके उसके साथ पेयर अप करेगा, फिर उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। नहीं, लेकिन एक सवाल है, अगर जैसे ये सारे डिफरेंट हैं, ये सारे अगर एक पिंजरे में होंगे, गलत इसने इसके साथ जोड़ी बना ली तो बन जाते हैं। बन जाते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, क्या? एक ही कॉलोनी व्हाइट कलर के, एक ही कॉलोनी ब्लू कलर के। मैंने कहा वापस में बन जाओ जिस तरह बनना है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा एमी फिर ब्रेकअप ये करवा देते पाकिस्तान में होंगे। आके बिगड़ जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही ब्रेकअप होते हैं ना, इसीलिए तो पहले से अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, कोई पैगाम आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें इन क्लोजिंग इन टर्म्स ऑफ कीपिंग बर्ड्स? देखिए, कीपिंग के लिए आप वीडियोस चेक करें, ठीक है। फेसबुक और मेरा एक चैनल है नवीद शेख यूट्यूब, नवीद शेख ऑफिशियल यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं कि इनको पालना किस तरह, उस तरह किस तरह। मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं उनको नेचर के करीब लाएं। जितने भी खवातीन हैं, बेशुमार है जिनका मैंने इंटरव्यूज़ किया हुआ है, जो अपने घरों में रहकर इस काम को कर रही हैं। जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो किसी मर्जी तबके के हों, पाकिस्तान में अब सैलरीज में गुजारा मुश्किल है। बजाय कि अब महंगाई का रोना रोएं या उस चीज पे तबसरा करें जिसका आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, अपनी आमदन को बढ़ाएं। वाह वाह। आमदन जब आपकी बढ़ेगी, आपके घर में खुशहाली होगी, मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो जितना लोग इसमें आ रहे हैं, मेरा विजन ये है कि इनको उस शौकीन लेवल की तरफ लेकर जाना है जिनके लिए शो का कोई मुल नहीं, जिनके पास पैसा बेतहाशा है। दैट इज द गल्फ। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे वेलकम करते हैं। इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अरबिक में फ्लुएंटली बोल लेता हूँ। तो अगर अल्लाह ने मुझे चुना कि मैं मुल्क की नुमाइंदगी इस परिंदे के जरिए करूँ, लाखों ख़ानदान का सरमाया इससे जनरेट हो, मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा, खुशी और लोगों की दुआएं चाहिए। क्या बात है। Thank you so much. Thank you Nami साहब and thank you वकास साहब. Absolute pleasure having you on the show. व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद गाने से वापस आएंगे क्योंकि जो बाकी दो लड़के हैं वो ठीक नहीं है। क्या बात है सारा गुजैल, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल कैसी है? हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, प्यारी सी, खूबसूरत सी सारा भी हमारे साथ है। क्या बात है, थैंक बहुत यू अच्छा गाया। जी। बस एक ही प्यारी सी हमारे साथ है। नहीं, आप खुद ही उसमें बहुत जी- प्यारी हैं, आपको अंदाजा नहीं है। नहीं उसमें जी आप भी प्यारे हैं। उसमें जी उसमें जी, उसमें जी। जुगन जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? पा बरकता ठीक हो। अल्लाह उसमें जी एन पा बरकता। अच्छा, तो लाहौर में फिर क्यों आए? ऐसे ही धुंध देखने आए धुंध, थे। और ये इतनी धुंध में मैं नजर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा? धुंध। हाँ? और इसको धुन, इतनी धुन, इसको कोई धुन में थप्पड़ मार गया। आप देखिए इतनी धुन। मैं ये देखने आया था कि धुंध में मैं थप्पड़ खा सकता हूँ या नहीं। और खा सकते हैं। मजा आया बहुत। और सच्ची बात है, जब आपके शो में आते हैं, आपसे मिलते हैं तो एक डबल एनर्जी हो जाती है। बिल्कुल। और जो अंदर से आपको जैसी अंदाजा है नहीं ना, अपने बारे में। और जो आप अंदर से जैसी है ना, वही जो चेहरे पे होता है ना, तो उसका उनसे मिलने का मजा ही अलग है। वो कहते हैं ना, आजकल का दौर ऐसा है कि कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं। ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। बेशक। तो जो मुनाफकत की जो सदा जो फैल रही है ना, उनसे बच के अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, देख मैं कराची में नहीं रहती पॉजिटिव ना, इसलिए। एनर्जी आती है। पॉजिटिव मैं एनर्जी कराची आती नहीं है। रहती इसलिए। नहीं तो कराची में कराची वाले हैं कहाँ? या तो बाहर है या अंदर है। कराची में तो सब बाहर वाले अंदर आए हुए हैं। बाहर वाले अंदर है, बात अंदर ये वो वाले- कहते हैं आप अंदर वाले अंदर ही हैं। अंदर वाले अंदर ही हैं, ले गए उन्हें उठा के। हाँ जी, तो मुझे ये तो बताएं आप दोनों कि आजकल मसरूफियात क्या हैं, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा, ये आपसे भी पूछना है सारा जी, पहले लेडीज फर्स्ट, आप प्लीज। इसीलिए आपसे पूछा था। मेरी वीडियो लेडीज फर्स्ट।
मेरी वीडियो लॉन्च हो रही है तो वो बस उसका थोड़ा सा वो कर लूंगी मैं बात ना, थोड़ा सा क्या मतलब है? बताइए। एक अंतरा ज्यादा सारा कर लूंगी। हाँ, क्या करें प्लीज प्लीज। हम अभी ऑन एयर ही हैं सारा, On air है, इसीलिए आप पूछ करें। रही हूँ आपसे कि आपकी वीडियो का ही पूछ नहीं रहा बट था। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में वीडियो रिलीज हो रही है, फर्स्ट वीडियो, और बाकी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ और Lots of things going on, या माशाल्लाह। हाँ जी। ऑन ईयर ऑफ ईयर का भी पता रखें आप। हाँ, ये भी कब ऑन आपके ईयर है, साथ- कब ऑफ ईयर है। पता चला ऑफियर वाली बात ऑन नहीं वो ईयर एक्चुअली इतनी कैजुअली बातें हो रही है ना तो पता नहीं चल रहा कि भूल ऑन ईयर जाता है कब है। इंसान। हाँ ऐसे ही एग्जैक्टली। होना यानी कि चाहिए। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए कि हम प्रोफेशनली काम करें। अच्छा ये बताइए, नहीं मतलब वो जो शोज होते हैं जिन पे इस तरह करके बिल्कुल एंड बैठना पड़ता ऐसा तो मैं कभी भी नहीं किसी भी शो पे यूं करके नहीं बैठी हूँ, बहुत कैजुअली बातें होती उसको हैं। देखे ना देखिए ये देखिए कमर सीधी इस टाइम बाबरकत ने, मॉडल वाले अंदाज में। बाबरकत ये बताइए कि क्या हो रहा है आज? देखिए बात ये है मोहतरमा कि मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज से दिल उठ गया है सिवा शादी के। हाय हाय हाय, यकीन करें। इस चक्कर में तू उड़ जाएगा। हाँ आप कैसी बात। देखिए बात ये सूरत हाल ये है, जुगन जी कहते हैं कि जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रही? हाय हाय, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? ये बड़ा गहरा दुख है आपका। हाँ और कहते हैं हम दुख- शो के बाद डिस्कस करेंगे। दुख, हालात और ब्यूटी पार्लर इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं दुख, हालात और और ब्यूटी ब्यूटी पार्लर पार्लर इंसान को। आप कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गए? नहीं मैंने नहीं जाते घर हुए पे देखा अरेंज है। कर लेते। मैंने बहुत सी ख्वातीन को देखा है, नहीं जादू जाती हैं फिर क्या होता है? फिर ये कि दिमाग घूम जाता है। जवान होके आ जाती हैं, ये फिर अच्छा वो लगता वापस है। भी आ जाती है। वापस भी जाती है तो वापस पता नहीं क्यों आती। हाँ नहीं बात है, हमारी पाकिस्तानी बीवियां हैं ना, अपने शौहर के साथ मुश्किल से आपकी मुश्किल कितनी बीवियां हैं नहीं पाकिस्तानी? पाकिस्तानी बीवियां कह रहा हूँ। आपकी कितनी पाकिस्तानी मेरी अल्लाह का बीवियां शुक्र, मैं तो आई एम जस्ट बैचलर हैं अभी तक? जी। और मुझे ऐसा लगता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हुए देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि अगर चक्कर में पड़ोगे तो धुलाई लाजमी है। अच्छा तो आई हैव नो चक्कर। नहीं वो साथ साथ जो आया है बैकग्राउंड स्कोर आपने दिया हुआ है, जरा आप बताएं Background आप score? शादी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बीवी से पूछ रहे तुम्हें खूबसूरत शौहर चाहिए था या अक्लमंदी? इसकी बीवी करी दोनों ही नहीं, आप ही ठीक हो। नहीं नहीं, मैं जब हम ईयर एंड का शो कर रहे थे तो बात हो रही थी कि इन लोगों की शादियां हुई, ये लोग अब साथ नहीं रहे, मतलब कौन लोग? divorce हो गई व्हाटएवर। आपका नाम भी आया, मैं परेशान हो गई थी। ये वाकई क्या हुआ था? ये किसने नाम दिया मेरा? नहीं वो मेरे पास एक लिस्ट आई थी, उसमें आपका नाम भी था। नाम से क्या तो होता क्या है? क्या हुआ था ऐसा? इन्होंने ही भेजी थी लिस्ट। नहीं है बहुत बरकत अच्छे, बहुत अच्छे। यार, ये क्या मतलब आप किस यकीन तरह कर लें, आप यकीन कर लें। क्या किस तरह की हरकतें कर रहे हैं यार तुम? अच्छा मैंने पता है कि मैंने मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये चाहता है कि आप भी बैचलर हो। हैं? मुझे लगता है और इसे कहीं कि ये चाहता है कि अगर मैं इस तरह अकेला और बिल्कुल वो जो कहते हैं ना डिप्रेस्ड और लोनली हूँ तो आप भी हो। ये क्या स्टोरी है इसके और पीछे? मुझे भी लगता है ऐसा और कभी। इससे आपकी शादी कैसे होने दी? कैसे मैं तो होने इस दी? बात पे बड़ी हैरान ये कौन होता है रोकने वाला? हूँ। ये कुछ पता नहीं पहुंच जाए वहां पे शादियों अपने पे बाहर पहुंचते रोक हैं। नहीं पा रहा, खड़े हुए जा रहे हैं। मेरी शादी रोकेगा? आया था शादी पे? हाँ, आए थे? जी मैं आया था। हाँ ये आए थे, वलीमे में आए थे। रोया था? ये रो के आए थे और जाके रोया था। अच्छा एक दूसरे बात है, मैंने एक चीज नोट की, शादीशुदा आदमी चाहे जिस वजह से भी परेशान हो, लोग देखते ही यही बोलते हैं यार बीवी ने टेंशन दी होगी। यार जुई थोड़ी बीवी टेंशन दे, किसी और की बीवी भी टेंशन दे सकती है। किसी और का? अच्छा मैंने कुछ अच्छा दूसरों की वो दूसरी टेंशन है ज्यादा अच्छा होती मैंने है। कुछ शोरों को देखा, जुगन जी अजीब एक फ्रेम में लगे रहते हैं। अब मैं आधी रात को, रात 4 बजे मोहल्ले में शोर शराबा हो गया, शोर टेंशन में घर से बाहर आ गया। बोलो क्या वो? एक बंदा करे किसी ने हमारे पीने के पानी में जहर मिला दिया। शोर का आराम से बोलो यार मेरी बीवी अंदर सो रही है। शोर घर के अंदर गया, बीवी पूछ रही क्या हुआ? वो कह रहा कुछ नहीं, पानी पी के सो जाओ। यार शादी के बाद इतनी नफरतें हो जाती हैं, मतलब यार शादी से इतनी नफरत हो सकती है? आपको नफरत हुई है अभी तक? है? क्योंकि देखिए उसका पर्सनल तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हाँ। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है वो आपके एक्सपीरियंस से बोल रहा है। हाँ हर नहीं, आदमी बट आप इतना नहीं, मेरे नेगेटिव नहीं। आप ये काफी नेगेटिव बोल रहे हो। आपने कहा है, शादी हाँ। का इतना नेगेटिव होता नहीं है शादी वैसे। होता नहीं, मैंने बड़ी उससे ज्यादा खूबसूरत- होता है। आपकी नहीं। आपकी हुई है वैसे पर्सनल? नहीं मेरी नहीं हुई है, लेकिन मेरे भाइयों की शादी हुई है और ये बड़ी खूबसूरत चीज है। बहुत खूबसूरत चीज है, तो इतना इसको- नेगेटिव तो इस खूबसूरती में भाभीियों से पूछा कभी? नहीं, वो बहुत खुश हैं नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों देखिए, इजाफा मैं- नहीं कर रही इस खूबसूरती में? एग्जाम्पल है मैं मेरे घर इनकी में तो सारी भाभीयों से शादी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें एक खत लिखेंगे। नहीं, वो सारे खुश रहने। शादी से नहीं, सताए मैं पॉइंट ऑफ बैठे व्यू हैं शेयर यहाँ कर रहा पे। हूँ। मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, मैं हाँ, नेगेटिव नहीं ये हूँ। अपना तजुर्बा बता मैं रहा है। तजुर्बा बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। जो आपका हुआ ही नहीं है वो कैसे बता लेकिन सकते दूसरों का हैं? तो दूसरों हुआ का है। तो देखा है ना। मैं अब देखिए लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी लिख देते हैं। चश्मे वाले की दुकान के बाहर लिखा हुआ था अगर आप अपनी बीवी को आंखें नहीं दिखा सकते तो हमें दिखाएं। हाँ।
तो क्यों हर आदमी पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ इसका रिलेटेड ही आ रहा है, घरेलू हवाले अच्छा हवाले से ये आ रहा है। खूबसूरत रिश्ता आप कह रही हैं। हाँ तो बिल्कुल आप क्यों खूबसूरत है। खूब- और खूबसूरती बीवी को नहीं, इतना आप- नहीं, नेगेटिव वो पोर्ट्रे माइक नहीं दे करते रही। हैं, वो बेचारी एक पूरी कायनात छोड़ के एक बंदे वाह, के वाह, लिए वाह, तो हम आती भी है तो यही कह रहे हैं। और पूरी आप कायनात उसको space इतना से आती है। नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा है। अच्छा एक पॉजिटिव बात कर लें। हाँ, एक बिल्कुल positive। जाते। क्योंकि मैं पॉजिटिव ही कर रही हूँ मैं बात, मुझे शादी को बहुत नेगेटिव कर बट रही हूँ। एक पॉजिटिव बात, एक ऐसे पॉजिटिव पर्सनालिटी के बारे में, बिकॉज शो बिल्कुल अपने टैलेंट पे शुरू Okay, में तो मैंने okay, बात okay, की सो की, okay। लेकिन माजिद जागीर साहब अब हमारे साथ नहीं रहे। हाय हाय। एंड क्योंकि आप लोगों का भी कॉमेडी से एक जी, बहुत जी। ही खूबसूरत ताल्लुक है, क्या कहना चाहेंगे माजिद साहब के बारे में? देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता है कि आर्टिस्ट मर पहले जाता है, उसकी इत्तला बाद में आती है। मैंने थोड़ी गहरी बात की है बहुत नहीं नहीं समझ आ बात गई। बात आप और ये समझने वाली बात है, और हमारे यहाँ ऐसा ये आम बात है। तो वो काफ़ी अरसे से अलील थे, बीमार थे और यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन बस ये है कि वही वाली बात है कि अब जब उनका इंतकाल हो गया तो अब उनके बारे में बात की जा रही है। भाई देखो नहीं, बट एक बात तो मैं जरूर कहूंगी, उसमें देखें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से आपको बिल्कुल, नवाजा गया, बिल्कुल। आपकी अच्छा वो उन्होंने contribution काफी के अरसा लिए। असल में बाहर गुजार दिया ना, एक वो यहाँ से स्क्रीन से आउट हो गए थे। स्क्रीन 20-25 से साल out। उन्होंने जो बाहर गुजारा जी। वो उनका पीक का दौर था। लेकिन देखें 50-50 ड्रामा आज भी लोग ऑनलाइन यूट्यूब नहीं, बन ही नहीं PTV सकता। पे बेशक, मतलब बेशक। किसी भी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप कुछ ऐड करना चाहोगे? जुगन जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हर आदमी अपने अपने हिस्से की इनिंग खेलता है। कोई लॉन्ग टाइम खेलता है, कोई शॉर्ट टाइम पे खेल लेता है, कोई अच्छी खेलता है, कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत बुरी खेलता है, कोई बुरी खेलता है। इन्होंने अपनी अपनी हिस्से की इनिंग खेली हाँ। और बहुत अच्छी बहुत खेली, आला खेली। आला खेली, उरूज पे खेली। जब उरूज का टाइम था फिर वो छोड़ के इस फील्ड को छोड़ के और चले आप गए। देखें ना, जोड़ी इस्माइल दारा साहब गए पिछले महीने, अब माजिद जहांगीर साहब गए, और दोनों जोड़ी में मशहूर थे एक जमाने में, और अभी तक वो जोड़ी याद की जाती है जिस तो तरह इन्होंने से। अपने हिस्से का काम किया और बहुत अच्छा किया, लोगों के जहनों में है वो काम। बस अल्लाह करे कि हम भी उस बुलावा लेवल का सबका, जाना काम सबको कुछ जाना हम सब ने, लेकिन अल्लाह करे कि हम लोग भी कुछ ऐसा काम करके इस दुनिया से जाएं कि हमें भी लोग याद करें और अच्छे अल्फाज में याद बिल्कुल, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे व्यूअर्स हम अपने शो को कंक्लूड करते हैं। हमारी शेफ़ ने भी अपनी सारी डिशेस वगैरह तैयार कर दी हैं। थैंक यू सो मच शेफ़ माहम, आपका भी Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। और व्यूअर्स एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम अपने शो को क्लोज़ करेंगे। अल्लाह ताला माजिद जहांगीर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी फैमिली को भी हमारे डीप कंडोलेंसेस। उन्हीं को देखते देखते शो को क्लोज़ करते हैं। खुदा हाफिज़।